हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको समकालीन विश्व राजनीति का प्रथम चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो ध्रुव का क्या मतलब है। यहाँ दो ध्रुव का मतलब है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात क्या हुआ था कि विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था रूस। पश्चिमी विश्व का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और पूर्वी विश्व का नेतृत्व कर रहा था रूस। इसी के लिए यहाँ दो ध्रुवीयता का शब्द का यूज किया गया है। अब इसका अंत कैसे हुआ, ये हम आगे देखेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ का गठन 15 गणराज्यों को मिलकर किया गया था। और इसमें लगभग 1917 में एक रूसी क्रांति हुई थी, जिसके माध्यम से इसमें एक नारा था कि समाजवाद को बढ़ावा दिया जाएगा और पूंजीवाद का पूर्णतः अंत कर दिया जाएगा। पूंजीवाद के अंत करने का क्या मतलब है? पूंजीवाद के अंत करने का मतलब है कि विश्व से निजी संपत्ति का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाना। और जहां भी वो समाजवादी यानी कि गवर्नमेंट ही लोगों के लिए नीतियां बनाए, उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए, और विश्व से निजी संपत्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाए, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। तो 15 गणराज्यों को मिलाकर यूएसएसआर का गठन किया गया था। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। समाजवादी क्रांति का नारा ही था कि पूंजीवाद का अंत कर दिया जाए। पूंजीवाद के विरुद्ध की गई थी और समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब इससे विश्व दो भागों में बट गया। एक था पश्चिमी विश्व, एक था पूर्वी विश्व। इसे फर्स्ट दुनिया और दूसरी दुनिया यानी कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे, और पूर्वी यूरोप के देश रूस का नेतृत्व कर रहे थे। तो विश्व दो गुटों में बट गया था। और सोवियत संघ के बारे में कुछ कभी कभी इंफॉर्मेशन भी पूछता है पेपर में, तो वो आप याद रखना कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था थी। अगर हम अमेरिका को अपवाद मान ले तो सोवियत जैसी अर्थव्यवस्था विश्व में किसी की नहीं थी। उस समय सोवियत संघ सबसे ज्यादा विकसित गणराज्य था। उसके पास परमाणु शक्ति थी, संचार और आवागमन की एक विस्तृत प्रणाली थी। उसका एक शहर दूसरे शहर से पूर्ण रूप से परिवहन साधनों के द्वारा जुड़ा हुआ था। उसमें उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत थे। उसमें एक कील से लेकर कार तक सभी का निर्माण किया जाता था। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत अगर आप अभी भी देखें तो रूस का क्षेत्र कितना बड़ा है, और उस समय जब 15 गणराज्य इसमें मिले हुए थे, तो रूस यानी कि सोवियत संघ इतना बड़ा क्षेत्र था, तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है कि प्राकृतिक संसाधनों को तो भंडार सबसे अधिक ही होगा। पेट्रोलियम और जो भी अन्य ऊर्जा संसाधन है, कोयला वोयला, इन सब का भंडार में ये पहले नंबर पे था। घरेलू उपभोक्ता उद्योग यहाँ पे बहुत ज्यादा थे। कील से लेकर कार का सभी का निर्माण किया जाता था। पर एक गलती क्या हो गई सोवियत संघ से कि इसने 1979 में किसमें अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका भी अपना वहां पैर जमाने की कोशिश करने लगा, जिससे क्या हुआ, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। और वहां की जनता, अफगानिस्तान की जनता भी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी कि कोई भारी देश या कोई दूसरी महाशक्ति हमारे आपसी यानी कि युद्ध में हस्तक्षेप करे। इसलिए इसने सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पॉइंट को आप जरूर याद रखना। उपभोक्ता उद्योग, सोवियत संघ में क्या होने लगा, एक परेशानी हो गई कि सोवियत जो वो थे, वहां के शासक थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा परमाणु शक्ति संपन्न यानी कि पश्चिमी विश्व यानी कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने परमाणु उद्योगों, हथियारों, इनका अधिक मात्रा में उत्पादन करना शुरू कर दिया। इनका अधिक मात्रा में प्रोडक्शन शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, इसका एक परिणाम तो ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा उपभोक्ता उद्योग में पिछड़ा रह गया। वो पश्चिमी विश्व से उपभोक्ता उद्योग और जो दूसरी अन्य अन्य प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ता चला गया। जिसके कारण क्या हुआ, अब जो वहां की जनता थी सोवियत संघ की, उन्होंने सोवियत संघ का गठन ही इसलिए किया था कि वो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पर जब उन्हें यह पता चला कि वह बहुत ज्यादा पश्चिमी विश्व से पिछड़ते चले जा रहे हैं, वे अमेरिका से बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं, उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण वहां भूखमरी ये सब स्थिति हो रही है, और उन्हें अपना आयात बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ गया, जिसके कारण सरकार के राजस्व पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा। गोरबचेव और यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ? 1980 में गोरबचेव महासचिव बने थे, कम्युनिस्ट पार्टी से थे, और पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाना इनका एक उद्देश्य था कि जैसे दूसरे जो पूर्वी नेता थे, उन्होंने ये नीति नहीं अपनाई थी कि
उन्होंने ये अपनाया था कि पश्चिमी विश्व से पूर्णतः पृथककरण किया जाए, उनसे दूर रहा जाए। परंतु ये जो गोर्बाचेव आए थे ये इसी मोटिव से आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे कि जहां तक हो सके पश्चिमी विश्व से अपने संबंधों को बहाल करने की कोशिश की जाए और जहां तक हो सके अपना घरेलू उद्योग इन सबको भी बढ़ावा दिया जाए। इन्होंने दो नीतियां भी अपनाई थी, जिसे कहते हैं इनके दो नीतियों का नाम क्या था? एक था पूर्ण परिवर्तन, जिसमें इन्होंने पूर्ण परिवर्तन किया था, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका कहते हैं उसे, उसे भी आप याद रखना जरूर। ग्लासनोस्त का मतलब क्या होता है? ग्लासनोस्त का मतलब होता है कि खुलापन, यानी कि इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया। दूसरे यानी कि दूसरे जो उद्योग थे उनको भी बढ़ावा दिया, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये देखा गया है कि अर्थव्यवस्था खुली रहेगी, दूसरे देश के या पूंजीवादी या एफडीआई कर सकते हैं दूसरे देश के लोग, पर समाजवादी देशों में ये नीति नहीं थी। इसका अनुसरण कब किया? गोर्बाचेव द्वारा किया गया था, नीति अपना के पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, इसे भी आप याद रखना। पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाना इनका एक मेन मोटिव था। अब क्या? आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति। इन्होंने क्या किया कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने का प्रयास किया, लोगों की जो जो जरूरतें थी उनकी भी पूर्ति करने की कोशिश की। ये नहीं कि केवल पश्चिमी विश्व से प्रतिस्पर्धा करते रहे और जिसमें वो उनसे बहुत ज्यादा उपभोक्ता उद्योग में बिछड़ जाए। इसने बहुत ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार किए। पर क्या हुआ? आगे की घटनाएं कहते हैं 1991 में तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट कर दिया, तो येल्सिन द्वारा इसका विरोध किया गया था। येल्सिन भी एक नेता थे जो हमेशा से ही कम्युनिस्ट पार्टी के इनके विरोधी रहे थे। इन्होंने ये अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर कोई अलग गणराज्य का गठन करना चाहते थे। इन्होंने रूसी गणराज्य, बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव जीता, रूसी गणराज्य में चुनाव कराया गया जिसमें येल्सिन ने, बोरिस येल्सिन द्वारा यानी कि बहुमत से इसमें अपनी पेट जमाई। येल्सिन द्वारा आम चुनाव जीत लिया गया और क्या सत्ता मॉस्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगी। पहले सत्ता यानी कि रूस ही एक बड़ा क्षेत्र था, इसलिए सत्ता कहां पे केंद्रित थी? रूस के एक क्षेत्र मॉस्को में केंद्रित थी। परंतु अब क्या हुआ? जब सत्ता मॉस्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगी, जब बोरिस येल्सिन द्वारा आम चुनाव कराए गए, तो दिसंबर 1991 में क्या हुआ कि बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों क्षेत्र सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य थे। इनके द्वारा किसकी घोषणा की गई? यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, यानी कि इनके द्वारा घोषणा कर दिया गया कि यूएसएसआर अब समाप्त हो जाएगा, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो जो क्षेत्र है, जो जो राज्य हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। इसके बाद सीआईएस का गठन किया गया, इसका मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि जो जो स्टेट जो स्वतंत्र हो चुके हैं अब वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। 15 क्षेत्र थे लगभग इसमें। रूस उत्तराधिकारी राज्य बन गया था अब इसका। अब रूस को क्या करना था? जो भी सोवियत संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधियां और संविधाएं की गई है उनकी निभाने की जिम्मेदारी अब किसको मिल गई? रूस को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना था। जो भी परमाणु शक्ति संपन्न जो पहले सोवियत संघ था वो परमाणु किसे मिल गया? रसिया को। विघटन क्यों हुआ? इसके विघटन होने का एक बड़ी प्रक्रिया थी कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी, यानी कि लोगों की, यानी कि सोवियत संघ जिसका गठन ही इसलिए किया गया था कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, मैंने आपको बता दिया। इस सोवियत संघ में 15 गणराज्य को मिलाया इसलिए गया था कि वो जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या कारण है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो 15 गणराज्यों को मिलकर बना था, ये इसमें जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण देने के लिए सोवियत संघ का गठन किया गया था। पर जब ये एक मोटिव इसका समाप्त हो गया, वो परमाणु शक्ति संपन्न और संपन्न देश अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में इतना ज्यादा लीन हो गया कि वो अपना जो मेन मोटिव है उसे भूल गया, तो इसका विघटन की एक अंतिम परिणति आ चुकी थी। अब क्या? उपभोक्ता वस्तु, ये लोगों को समय पर उपभोक्ता वस्तु की आपूर्ति करने में भी असमर्थ हो गया। तीसरा है कि संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों और सैन्य साजों पर लगाया गया, यानी कि ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि सोवियत संघ द्वारा क्या किया गया कि अपने संसाधन का यूज किसमें किया गया कि उनसे जो भी पूंजी प्राप्त होती थी उसका यूज जनता के कल्याण के लिए नहीं किया गया, अपितु उसका यूज किसमें किया गया? परमाणु हथियार और उपभोक्ता साजों पर लगाया गया, उसे आयात करने में, उसे बनाने में, इन सब में इसका यूज किया गया। और सोवियत संघ का पिछड़ना, सोवियत संघ जो हमेशा से ये कहता हुआ जा रहा था अपनी जनता को कि वह पश्चिमी विश्व से बहुत आगे है, वो पश्चिमी विश्व से आराम से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और वो प्रतिस्पर्धा की रेस में सबसे आगे चल रहा है। परंतु जब जनता को इस बात का भान हुआ कि सोवियत संघ बहुत पिछड़ चुका है, वो पश्चिमी विश्व से बहुत पीछे हो चुका है, तो
जनता ने इनके इसके उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर दिया जनता ने। अब वो स्वतंत्रता का भी स्वाद चख चुकी थी जब एक बार तख्ता पलट हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।